Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing Geography's NCERT, India, People and Economy. This is chapter 3. From this session हम chapter 3 start करेंगे which is about the human development. तो पहले आप content देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं. Human development में हम पढ़ेंगे भारत में किस तरह से human development हो रहा है. Indicators क्या हैं economic attainments के. Indicators of healthy life, social empowerment. जो HDI index होता है भारत में वो पॉपुलेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट और इनका क्या रोल है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट में. ठीक है, आज के सेशन में ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया और थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे. देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक एग्जाम्पल है. 60 साल पहले जो रेखा थी उसका जन्म हुआ था एक छोटे से फार्मर के घर पे उत्तराखंड में. और जब बचपन से ही वो अपने मदर की हेल्प किया करती थी घर के कामों में. और उसके जो भाई थे वो स्कूल जाते थे और रेखा को किसी भी तरह का एजुकेशन नहीं मिला. वो जब उसकी शादी हो गई तो देखिए शादी के पहले अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थी और शादी के बाद वो अपने इन लॉज के ऊपर डिपेंडेंट हो गई. और जैसे ही उसकी शादी हुई कुछ ही दिनों बाद उसकी वो विडो हो गई, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई. शी कुड नॉट बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट और फिर उसने नेगलेक्ट भी फेस किया. उसके भाइयों ने उसकी मदद करी, बोला दिल्ली जाओ. दिल्ली माइग्रेट की वो. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वो बस से जा रही थी, ट्रेन से जा रही थी, उसको दिल्ली के बारे में पता चला. वाइल आफ्टर अ वाइल वो जो सेम सिटी जो उसको अट्रैक्ट करी थी, यानी कि सिटी में जाने का उसको शौक था कि बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, बड़ी बड़ी एमिनिटीज़ हैं, वो डिसल्यूजन्ड हो गई क्योंकि वो सब एक पैराडॉक्स था. ठीक है, जब वो झुग्गी और स्लम क्लस्टर्स में असली दुनिया में उसकी गई. ठीक है, जब उसने ट्रैफिक जैम्स देखा, कंजेक्शंस देखे, क्राइम्स देखे, पावर्टी देखी, है ना, छोटे छोटे बच्चों को ट्रैफिक लाइट्स के पास में जाकर बैक करते हुए देखा, है ना, फुटपाथ में लोगों को सोते हुए देखा, पोल्यूटेड वाटर देखा, हवा देखी, पोल्यूशन देखा. तो उसको पता था ये सब क्या है, पैराडॉक्स है. वो सोचती थी कि वेदर डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट दोनों चीज़ें एक साथ को एग्जिस्ट कर सकती हैं. दिस इज़ अ क्वेश्चन कि देखिए हम बोलते हैं कि मेगा डेवलप्ड सिटीज़ हैं, मेगा डेवलप्ड कंट्री हैं, बट वहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज़ भी रहते हैं जो कि अंडर डेवलप्ड होते हैं. ठीक है, तो येस दिस इज़ ट्रू कि डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट को एग्जिस्ट करता है कुछ सेक्शन में, कुछ सोसाइटी में. एंड यही जो है वो पूरा पैराडॉक्स क्रिएट करता है और हम वही समझने की कोशिश करेंगे. क्या होता है, डेवलपमेंट यूजुअली कुछ रीजन्स का होता है ना, या फिर कुछ इंडिविजुअल्स का होता है. एंड अगर ये कुछ रीजन और कुछ इंडिविजुअल का होगा तो कुछ ही स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में वो कुछ और रीजन्स की तरफ पावर्टी और मालन्यूट्रिशंस का डेवलपमेंट उसमें हो जाएगा. अपेरेंटली ये बिलीव किया जाता है कि जो डेवलपमेंट एक्चुअली डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम. बोला जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक फ्रीडम है विच इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद मॉडर्नाइजेशंस, लेजर, कंफर्ट, है ना. प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आप देखोगे जैसे कंप्यूटर्स आ गए हैं, इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, एजुकेशन अच्छा हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं. तो यही सारी चीज़ों को क्या माना जाता है, डेवलपमेंट माना जाता है. हर एक इंडिविजुअल, कम्युनिटी और गवर्नमेंट अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस किस तरह से मेजर करते हैं कि इस तरह की ये सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी कितनी है उस पर्टिकुलर रीजन में. ठीक है, बट ये सारी अवेलेबिलिटी एक पार्शियल रीजन में भी हो सकती है और हम एक इसको बोल सकते हैं कि एक वन साइडेड व्यू भी है, क्योंकि आपको जैसे कि हमने बात किया शहर हैं लेकिन झुग्गियाँ भी हैं, राइट. तो देयर इज़ अनदर वर्ल्ड एज वेल. इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट जो हम देखते हैं एक साइड से देखते हैं, है ना. फॉर पोस्ट कॉलोनियल कंट्री लाइक इंडिया, कॉलोनाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिस्पैरिटी, ये सारे क्या हैं, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको डेवलपमेंट को फेस करना पड़ा था, है ना. डेवलपमेंट लाने के लिए ये सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ा था. तो आप ये बोल सकते हो कि जो भारत है इट इज़ अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज नेग्लेक्ट एंड डेप्रीवेशंस. कुछ ऐसे एरियाज़ हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, सेंटर्स में, एंड अदर डेवलप्ड एनक्लेव्स दैट हैव ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू द स्मॉल सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन एज वेल. एट द अदर एक्सट्रीम ऑफ इट देर आर सम लार्ज रूरल एरियाज़ एंड स्लम्स इन द अर्बन एरियाज़ जिनके पास बेसिक एमिनिटीज़ यानी कि पोर्टेबल पीने लायक पानी तक नहीं होता, एजुकेशन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, है ना. सिचुएशन अलार्मिंग होती जा रही है. एंड इफ़ वन लुक्स एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सो दैट इज़ द मोस्ट क्वेश्चनिंग थिंग. क्योंकि उसको क्वेश्चन कर सकते हो कि कितने लोगों को एक्सेस मिल रहा है, कितने लोगों को
अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, है ना, टू गेट देयर। सो ये बहुत ही अच्छा वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि मेजॉरिटी ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, SC, ST, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, पुअर फार्मर्स, स्लम ड्वेलर्स, ये सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन है और मोस्ट मार्जिनलाइज पार्ट है हमारे देश का। और जो लार्ज सेगमेंट है फीमेल पॉपुलेशन का, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। एंड इट इज़ इक्वली ट्रू दैट द रिलेटिव एज वेल एज एब्सोल्यूट कलेक्शन ऑफ योर मेजॉरिटी ऑफ दीज मार्जिनलाइज सेक्शंस हैव वर्सनड विद द डेवलपमेंट हैपनिंग ओवर द ईयर्स। कॉन्सिक्वेंटली जो वास्ट मेजॉरिटी के लोग हैं, दे आर कंपेल्ड टू लिव अंडर एब्जेक्ट पार्टी एंड सब ह्यूमन कंडीशन, है ना। ऑल्सो एक और इंटर रिलेटेड आस्पेक्ट है डेवलपमेंट का, दैट इज़ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द डिट्योरेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन। ह्यूमन कंडीशन पे डायरेक्ट बेयरिंग होता है। एंड इसमें क्या होता है, जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, आपके पास कार है, आप कार यूज़ कर रहे हो लेकिन आप एनवायरमेंट को पोल्यूट करो, एट द एंड ऑफ द डे who is getting affected by that marginalized section of society, right? Air, soil, water, noise pollutions, they've not only led to the tragedy of humans, but these also have threatened the existence of our society. आप जितना ज़्यादा ये पोल्यूट करोगे चीज़ों को, ना ही अपने आप को हार्म कर रहे हो बट आपके साथ साथ अपनी सोसाइटी को भी हार्म कर रहे हो। कॉन्सिक्वेंटली पुअर आर बीइंग सब्जेक्टेड टू 3 इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज़। तो यहाँ पे 3 डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज़ बोला है जो कि फेस कौन कर रहे हैं, पुअर्स। ओके, पहला सोशल कैपेबिलिटीज़ ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एंड वीकनिंग सोशल टाइज, सोशल कैपिटल बोलते हैं इसको। सेकेंड इज एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज़, दिस इज़ ड्यू टू पोल्यूशन। एंड थर्ड इज़ पर्सनल कैपेबिलिटीज़, ये क्यों, क्योंकि डिसीजेज, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं एंड दिस इन टर्न हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये 3 एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बोला जा सकता है कि जो प्रेजेंट डेवलपमेंट है दैट हैज़ नॉट बीन एबल टू एड्रेस द इशू ऑफ सोशल इनजस्टिस, रीजनल इम्बैलेंसेस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये 3 फैक्टर्स हैं जिनको अब तक अभी हम क्या नहीं कर पाए, एड्रेस नहीं कर पाए हैं। ऑल्दो हमने डेवलपमेंट का जो है शुरुआत तो कब से कर दी थी, हमने डेवलपमेंट की शुरुआत तब से कर दी थी जब से हमने 5-year प्लान अडॉप्ट करना शुरू कर दिए थे, इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू कर दी थी। On the contrary, it is being widely considered as a prime cause of social distributive injustice, deterioration of quality of life, human development, ecological crisis and social unrest. इसीलिए अब इतनी सब इशू हो गया, इतना हमने स्टोरी पढ़ ली, दैट इज़ वाई इट वॉज थॉट टू टेक अप ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ सेपरेट इशू। तो अब हमने देखा कि बहुत चीज़ें हो रही हैं यार, तो हमें क्या करना है, ह्यूमन का डेवलपमेंट करना है और उसको एक सेपरेट इशू की तरह देखना है। ओके, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी GDP बढ़ा दो, आपकी नेशनल इनकम बढ़ा दो। डेवलपमेंट का मतलब एक डेवलपमेंट का एस्पेक्ट आपका ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता है ना। नाउ concerted efforts were made to look at development critically at various times of the past, but most systematic effort आप देखोगे that was the first report by UNDP, that came in 1990. okay, तब से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट लेकर आ रहा है। ओके, वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लेकर आ रहा है हर साल। तो यहाँ पे क्या होता है, इस रिपोर्ट में दिस रिपोर्ट डज नॉट ओनली डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट बट मेक्स अमेंडमेंट्स, उसमें चेंजेस भी लाते हैं, इंडिकेटर्स में चेंजेस लाते हैं और सारी कंट्रीज़ को क्या करते हैं, रैंक करते हैं, है ना, स्कोर्स के बेस पे। सो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल आर सीन एज द मिनिमम कंडीशंस फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में इवन एलिजिबिलिटी भी चाहिए तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए आपका सोसाइटी एंड लोगों को एम्पावरमेंट होना चाहिए। Moreover, it is also mentioned that development must be woven around people, not people around development, है ना, कि who should be development किसके आसपास होना चाहिए, लोगों के आसपास, ना कि लोगों के आसपास आपको डेवलपमेंट करना है। यानी कि लोगों को एज अ सेंट्रल पॉइंट, उनको एज अ मेन एम लेकर डेवलपमेंट होना चाहिए। Okay, so here is a definition. What is human development? So human development is a process of enlarging the range of people choices,
अब क्या करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब लोगों के जो चॉइसेस हैं उनको एनलार्ज करना है ना। लोगों के पास लैक ऑफ चॉइस नहीं होनी चाहिए, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ अबंडेंट होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ केयर मिलना चाहिए, उनको एक्सेस होना चाहिए इन सारी चीज़ों के ऊपर, इनकम एम्पावरमेंट कवरिंग ऑल द फुल range of human choices from the sound physical environment to economic, social and political freedom. तो ये है आपका human development. इसका मतलब enlarging the people choice is the most significant aspect of your human development. अब people की choice में क्या होता है, they may involve a host of other issues, but living a long and a healthy life, to be educated, to get the access of the resources, decent standard of living, political freedom, human rights, पर्सनल रेस्पेक्ट, ये सारे क्या हैं, ये क्या है, ये बेसिक्स है कि एटलीस्ट ये सब तो मिलना ही चाहिए, इनके ऊपर आप निगोशिएट नहीं कर सकती, ज़्यादा बेसिक इतना मिलना चाहिए, उसके बाद और भी चीज़ें मिलें तो और अच्छा है। यहाँ पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक अटेनमेंट्स के, एंड इंडिकेटर्स पढ़ेंगे ऑफ अ हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी की चीज़ें फिनिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो देखिए, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया और इन जनरल ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, यहाँ पे अब भारत में पॉपुलेशन कितनी है, अबाउट 1.20 बिलियन, ठीक है। 130 रैंक है टोटल 189 कंट्रीज़ में, किस चीज़ में, HDI इंडेक्स, ठीक है। नाउ विद द कंपोजिट HDI वैल्यू ऑफ 0.640, ये रैंकिंग है आपकी, ओके। India finds herself group with these countries showing the medium human development. तो हम HDI में हमें ये रैंक मिला है और हम किस में आते हैं, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले रैंक में आते हैं। अब जो भी लो स्कोर्स होते हैं आपके HDI में वो बहुत ही सीरियस कंसर्न होते हैं, एंड सम reservations has been expressed about the approach as well as the indicators which are to be selected in order to calculate the value or index or ranking in the country, ठीक है। तो वो देखेंगे हम। नाउ लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू द हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जैसे कि कॉलोनाइजेशन, इम्पीरियलिज्म, न्यू इम्पीरियलिज्म, सोशो कल्चरल फैक्टर्स जैसे कि ह्यूमन राइट का वायोलेशन होना या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन करना, रेस, जेंडर, कास्ट के बेसिस पे टेररिज्म होना, पॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे कि स्टेट ऑफ नेचर ऑफ द स्टेट, यानी कि डेमोक्रेसी है या फिर डिक्टेटरशिप है, लेवल कितना है, लोगों के एम्पावरमेंट का लेवल कितना है ना, ये क्या है, ये सारे के सारे डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं स्पेशली इन द केस ऑफ इंडिया, और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इन इंडिकेटर्स के द्वारा, यानी कि इंडिकेटर्स को यूज़ करके UNDP क्या करता है, रिपोर्ट बनाता है। यूजिंग द इंडिकेटर्स सेलेक्टेड बाय द UNDP, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रिपेयर्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो UNDP के जैसे ही हमारे यहाँ भी प्लानिंग कमीशन HDI रिपोर्ट बनाती थी। अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, नीति आयोग है, ओके। नाउ इट यूज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज अ यूनिट्स ऑफ एनालिसिस। तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, यानी कि हमारे यहाँ फेडरल यूनिट जो है वो and subsequently जो each state government also started preparing, and उसके बाद धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने डेवलपमेंट रिपोर्ट्स बनाने लगे, डिस्ट्रिक्ट्स उनके यूनिट ऑफ एनालिसिस होते थे। ऑल्दो आपने वो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाले सेशंस देखे होंगे, तो उसमें हम देख चुके हैं प्लानिंग कमीशन 3 इंडिकेटर्स को डिस्कस किया था, किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट देखा जाता है। और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक अटेनमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस, एक्सेसिबिलिटीज़, हाइजीन, बहुत से वेलफेयर मेजर्स जो आपके स्टेट्स ले रहे हैं वो। कुछ इंडिकेटर्स हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट, ओके। नाउ योर रिच रिसोर्स बेस्ड एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज बाय ऑल द पीपल, स्पेशली पुअर पीपल और डाउन टूडन मार्जिनलाइज्ड पीपल, ये क्या है, इट इज़ द की ऑफ प्रोडक्टिविटी, वेलबींग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि आपके यहाँ जो रिच रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ अमीरों के पास ना हो, जो मार्जिनलाइज्ड और पुअर सेक्शन है उनके पास भी हो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज़ GNP, इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, ये भी मेजर्स दिया जाता है कंट्री के बेसिस का, ठीक है। ये GNP कितना है। इकोनॉमिक अटेनमेंट्स एंड वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल, ये किस पे डिपेंड करता है, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ पे, और आपके यहाँ कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोगों के पास एसेट्स के लिए एक्सेस कितना है। ओवर द ईयर्स पर कैपिटा इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंडिया वो इंक्रीज़ हुआ है ना। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या है,
there is a constant decline in the proportion of population below the poverty line. BPL के नीचे वाले जो लोग हैं वो डिक्लाइन भी होते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि देखो अब नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, मतलब जितने भी लोग आपके यहाँ देश में काम कर रहे हैं उनकी सारी इनकम्स को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से. ठीक है, तो हर एक इंसान कितना एटलीस्ट एवरेज कमाता होगा उतना पता चल जाता है. अब वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से हमें क्या पता चल रहा है, लोगों के पास जॉब्स आ रहे हैं. अब लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे वो अब वो नहीं है. नहीं, यहाँ पे बताया हुआ है परसेंट ऑफ पर्सन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन इन ईयर 2011-12 हैज़ बीन एस्टिमेटेड 25.7% इन द रूरल एरियाज एंड 13.7% इन द अर्बन एरियाज एंड 21.9% फॉर द होल ऑफ योर कंट्री. नाउ व्हेन यूल सी द डेटा ऑफ पॉवर्टी, सो यहाँ पे हम कुछ डेटा डिस्कस करते हैं. आपको देखने मिलेगा छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, दादर एंड नगर हवेली. ठीक है, यहाँ पे क्या है 30% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि BPL के नीचे रहती है. ठीक है, और दूसरे स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे 10 to 20% पॉपुलेशन BPL के नीचे रहती है. और बाकी के जो स्टेट्स बचे, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब, सिक्किम, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, यहाँ पे 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग द बिलो पॉवर्टी लाइन. तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर दे दिया स्टेट वाइज. नाउ व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन. एब्सोल्यूट टर्म में अगर हम बात करें, ये बताता है एक व्यक्ति की इनेबिलिटी किस चीज़ में, कि वो अपनी बेसिक्स नीड्स भी जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा है ना, इन ऑर्डर टू सस्टेन बेसिकली हेल्दी एंड रीजनेबली प्रोडक्टिव लिविंग के लिए उसके पास उतना भी पैसा नहीं हो, उसको बोलते हैं पॉवर्टी. ठीक है, हियर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री डज नॉट फुल्ली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ कंट्री. क्योंकि GDP में क्या होता है, आप रिच को की इनकम भी एक साथ ही ऐड करोगे और जिनके पास इनकम है भी नहीं उनको भी ऐड करोगे, राइट. तो वो आपको पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो नहीं बता सकता. बहुत से फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हाउसिंग, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, जो कि क्या डिफाइन करते हैं कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है. जॉबलेस ग्रोथ, रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट रीज़न है आपके हमारे इंडिया में पॉवर्टी होने के. नाउ इंडिकेटर्स ऑफ योर हेल्दी लाइफ. हेल्दी लाइफ के क्या इंडिकेटर्स होते हैं? तो बेसिक ही होते हैं लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस, अलाइनमेंट्स, लिविंग अ रीजनेबली लॉन्ग स्पैन ऑफ अ लाइफ. इंडिकेटर, दे आर द इंडिकेटर ऑफ योर हेल्दी लाइफ. अब कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. इससे क्या होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चे जो होते हैं उनकी जो मृत्यु हो जाती है उस चीज़ को भी रिड्यूस किया जा सकता है. पोस्ट डिलीवरी डेथ्स जो मदर्स के की होती है वो भी आप रिड्यूस कर सकते हो. ओल्ड एज हेल्थ केयर, अच्छा न्यूट्रिशन, इंडिविजुअल्स की सेफ्टी, ये इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं आपके हेल्थी लाइफ के एंड रीजनेबली लॉन्ग लाइफ के. तो हमने काफ़ी अच्छा किया है हेल्थ केयर सेक्टर में, ऐसा बोला जाता है. लाइक डिक्लाइन इन द डेथ रेट फ्रॉम 25.1/1000 in 1951 to 6.5 per thousand in 2015, and infant mortality from 148 per thousand to 37 during the same period. But the data is now has a drastic change after the COVID-19, but that is another factor that is to be discussed under the healthy life indicator, because that is something that will come under your pandemic. So that is another thing, but as I said, the data is drastically changed. Similarly, it also succeeded in increasing the life expectancy at birth from 37.1 years to 66.9 years for males and 36.2 to 70 years for females from 1951 to 2015. So ये ग्रेट अचीवमेंट्स ही हैं, मान सकते हैं आप इसको ऐसे, बट तब भी बहुत कुछ करना है. एंड सिमिलरली it has also done reasonably well bringing down the birth rate from 40.8 to 20.8. इन्हीं साल में बर्थ रेट भी डिक्रीज़ हुआ है, बट स्टिल हम चाह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ थोड़ा compete कर पाएँ. अब क्या है ना, सिचुएशन अलार्म होती जा रही है व्हेन यू सी द कंटेक्स्ट ऑफ जेंडर स्पेसिफिक रूरल अर्बन हेल्थ इंडिकेटर्स. ठीक है, तो व्हेन यू सी द जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स दैट इज़ अलार्मिंग. ओवरऑल रेशियो एंड एवरीथिंग इज़ गुड, बट आप ये जो सोशल सेगमेंट में जाओगे हेल्थ में, तो वो आपको थोड़ा अलार्मिंग सेक्टर है. यहाँ पे आपको देखने मिलेगा डिक्लाइन इन द फीमेल सेक्स रेशो. 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग
This is very disturbing, particularly in the case of the child sex ratio in the age group of 0 to 6 years. And other significant features भी होते हैं report के, which says the exception in the Kerala, the child sex ratio has declined in all the states. Okay, especially alarming है आपके हरियाणा वाले रीजन में, पंजाब में, ठीक है, जहाँ पे आपको 580 फीमेल चिल्ड्रन पर 1000 मेल चिल्ड्रन मिलेंगे, विच इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग. So this is it about this session. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint 2PSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint 2PSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint 2PSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी. जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंक्रीज कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.